नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। देखिए, आज सारी दुनिया की निगाहें ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर जाकर टिक गई, जहां सुबह से ही ब्रिटिश मोनार्क महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। 8 सितंबर को निधन के बाद ब्रिटिश महारानी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए 11 सितंबर को वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया था। आज वेस्टमिंस्टर एबे में राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की शुरुआत की गई। अपनी महारानी को विदाई देने के लिए इस वक्त सारा लंदन सड़कों पर उतर आया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम बड़ी हस्तियां अंतिम दर्शन करने के लिए ब्रिटेन पहुंची हैं, जहां अब से कुछ ही देर में ब्रिटेन पर सबसे लंबे अरसे तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। 2000 मेहमान, 500 विदेशी वीवीआईपी, हजारों की ब्रिटिश वर्कफोर्स और दुनिया भर में देखते अरबों लोग। आज लंदन की सड़कें थम गई हैं। आज बर्मिंघम पैलेस खामोश है। आज टेम्स की लहरों में ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की हलचल है। आज लंदन का हर रास्ता वेस्टमिंस्टर एबे पर जाकर खत्म हो रहा है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय अंतिम संस्कार 21वीं सदी में हो रहा अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है। इस मौके पर 96 साल की ब्रिटिश साम्राज्ञी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से आए सम्राट, राजकुमार, राजकुमारियां, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लंदन में इकट्ठा हुए हैं। 8 सितंबर को निधन के बाद ब्रिटिश महारानी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए 11 सितंबर को वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया था। तब से लेकर आज दोपहर अंतिम दर्शन बंद होने तक लाखों की संख्या में ब्रिटेन और दुनिया भर के लोगों ने महारानी के दर्शन किए। क्या आम आदमी, क्या वीआईपी और क्या वीवीआईपी, हर किसी को ब्रिटेन की महारानी के आखिरी दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे शाही परंपराओं के हिसाब से ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के स्टेट फ्यूनरल की शुरुआत हो चुकी है। टेम्स नदी के आसपास का ये इलाका इतिहास में डूबा हुआ है और इस वक्त इतिहास का साक्षी बना है, जब उनकी सबसे लंबे अंतराल के लिए रही महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को अपने आखिरी सफर पर ले जाया जा रहा है लंदन से विंडसर। क्वीन के लिए ये सफर शुरू हुआ बैलमोरल में, जो उनका समर रेसिडेंस था और सबसे दिल के करीब था। यहीं पे हुई उनकी मृत्यु 8 सितंबर को और फिर वहां से उनके पार्थिव शरीर को एबरडीन और डंडी यानी स्कॉटिश हाईलैंड से लेते हुए पहुंचा एडिनबरा में सेंट जाइल्स कैथीड्रल में रखा गया, जहां लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी, जहां ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत बहुत सारी सेरेमनीज भी हुई। लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके स्टाफ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहां के जितने डिग्निटरीज थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्हें भी मौका मिला, फेथ लीडर्स को भी मौका मिला और फिर वहां से पहुंचा लंदन और ऑपरेशन लंदन ब्रिज शुरू हुआ, जहां पर बकिंघम पैलेस से होता हुआ वेस्टमिंस्टर एबी और अब वेलिंगटन आर्च, जहां से शुरू होगा विंडसर का सफर, जो उनका घर था। शाही परंपराओं के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद किया जा रहा है। इसके तहत महारानी के ताबूतों को 123 साल पुराने गन कैरेज में वेस्टमिंस्टर एबे लाया गया। इस दौरान 98 रॉयल नेवी सेलर्स ने इस ताबूत को खींचा। आपको बता दें कि इसी कैरेज का इस्तेमाल ब्रिटेन के पूर्व राजाओं एडवर्ड 7, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 6 और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के अंतिम संस्कार के दौरान भी किया गया था।
ब्रिटेन की महारानी की अंतिम यात्रा के दौरान उनके उत्तराधिकारी किंग चार्ल्स III पूरे रास्ते ताबूत के पीछे चलते नजर आए। इस दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम और उनके भाई ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी भी पिता के साथ रहे। इनके अलावा ब्रिटिश क्वीन की अंतिम यात्रा में शाही परिवार के बाकी सदस्यों की मौजूदगी भी रही। उनके माता पिता और उनके पति को भी दफनाया गया है प्रिंस ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप को, और उन्हीं के बगल सेंट जॉर्ज चैपल में प्राइवेट सेरेमनी के बाद 7:30 बजे के करीब, यहाँ के 7:30 बजे के करीब प्राइवेट सेरेमनी के बाद जब आखिर में मौका मिलेगा उनके परिवार वालों को अपनी माँ, अपनी दादी, नानी, जो दुनिया के लिए क्वीन रही है, यूके के लिए सबसे लंबे अंतराल की क्वीन रही है, उन्हें अपने तरीके से श्रद्धांजलि देकर आखिरी सलाम कहने का सेंट जॉर्ज चैपल विंजर होगा क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का आखिरी पड़ाव। वेस्टमिंस्टर एबे में शाही रीति रिवाजों के मुताबिक 1 घंटे के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद पूरे ब्रिटेन में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के घुड़सवार दल और NHS स्टाफ की अगुवाई में महारानी का ताबूत वेलिंगटन आर्क के लिए रवाना हुआ। यहां से ताबूत विंडसर कासल ले जाया जाएगा, जहां सेंट जॉर्ज मेमोरियल चैपल में भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे शाही परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में प्राइवेट सेरेमनी के बाद क्वीन को दफनाया जाएगा। इसके पहले ब्रिटिश क्वीन के पार्थिव शरीर से ताज हटाकर देश की कमान आधिकारिक तौर पर नए राजा को सौंपी जाएगी। करीब 7:30 बजे शाम को जाकर एक प्राइवेट सेरेमनी का जो सेंट जॉर्ज चैपल में होगी, जहां पर उनके शरीर के ऊपर, जो कॉफिन के ऊपर जो क्राउन रखा गया है उसे हटाया जाएगा, और प्राइवेट सेरेमनी में प्रिंस चार्ल्स, अब जो किंग चार्ल्स III हैं, उन्हें एक तरह से एक सेरेमनी तौर पर कमान भी उन्हें दी जाएगी। इस देश की एक इंटरनल प्राइवेट इवेंट है ये 7:30 बजे। ब्रिटेन की महारानी के अंतिम संस्कार में दुनिया भर के VVIP मेहमान शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्वीन के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए 18 सितंबर को लंदन पहुंच गई थी। उन्होंने वेस्टमिंस्टर हॉल में ब्रिटेन की क्वीन को भारत के लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद ब्रिटेन के नए राजा से मुलाकात भी की। इस मौके पर अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, टर्की और श्रीलंका समेत दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने ब्रिटेन की महारानी के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। दुनिया भर के इन गणमान्य लोगों की मौजूदगी में अब से कुछ ही देर में ब्रिटेन की महारानी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिटेन की राजशाही को अपनी आंखों से दुनिया की कई पीढ़ियां दिखाने वाले एक युग का अंत हो जाएगा। लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 8 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली अब किंग बन चुके हैं। उन्हें अब किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन जो विरासत उनकी मां यानी महारानी एलिजाबेथ पीछे छोड़कर गई हैं, उसे संभालना किंग चार्ल्स III के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ राजा ही नहीं बदले हैं, बल्कि शासक के साथ साथ इंग्लैंड में अब और भी बहुत कुछ बदलने वाला है। राष्ट्रगान से लेकर सिक्के, नोट, स्टैंप, पोस्ट बॉक्स और शाही सील तक कई चीजों से जुड़े राजशाही के प्रतीकों को अब बदलने की शुरुआत होगी। महारानी की जगह इन चीजों की पहचान को अब प्रिंस चार्ल्स के साथ जोड़ा जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। पिछले 7 दशक से अपने सीने पर हाथ रखकर गॉड सेव आवर ग्रेशियस क्वीन गाने वाला ब्रिटेन अब गॉड सेव आवर ग्रेशियस किंग गा रहा है।
यानी भावनाएं वही हैं, लेकिन बोल बदल गए। लगभग 1000 साल से ब्रिटेन की धरती पर इसी राज परिवार का शासन रहा है। अब तक इस परिवार के 40 राजा और रानियां ब्रिटेन के शासक के रूप में इस राजगद्दी पर आसीन हो चुके हैं। लेकिन इन सभी राजाओं में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने एक शासक के तौर पर 70 साल लंबा कार्यकाल पूरा करके इंग्लिश इतिहास पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। कई पीढ़ियां बदल गई, कई जिंदगियां खत्म होकर शुरू हो गई, लेकिन ब्रिटेन की पहचान अपनी क्वीन से इस कदर जुड़ी रही कि अब उनके बाद ब्रिटेन के लोगों को इस पहचान को बदलने में एक लंबा वक्त लग सकता है। ब्रिटेन में चाहे 5 पाउंड के नोट हो या कांसे से बने 1 पाउंड के सिक्के, पोस्ट बॉक्स हो या स्टैंप, आपको ब्रिटेन में हर जगह उनकी क्वीन की तस्वीर या राजशाही के प्रतीक मिल जाएंगे। ऐसे में दशकों तक ब्रिटेन पर राज करने वाली रानी के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि ब्रिटेन क्वीन से जुड़े प्रतीकों को कैसे और कब बदल पाएगा। मसलन ब्रिटेन में अब रानी नहीं राजा का सिक्का चलेगा। फिलहाल ब्रिटेन में रानी की तस्वीर के साथ करीब 290 करोड़ सिक्के इस्तेमाल हो रहे हैं। साल 2015 में सिक्कों का सबसे नया डिजाइन जारी हुआ था। तब महारानी 88 साल की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन में उनकी तस्वीर वाले सिक्के जारी करने का यह 5वां मौका था। अब ब्रिटेन में नए राजा की तस्वीर वाला सिक्का जारी होगा। पारंपरिक तौर पर जब सिक्के पर तस्वीर बदली जाती है तो उसका मुंह पिछले राजा या रानी से दूसरी तरफ होता है। यह सिक्का कैसा दिखेगा, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन साल 2018 में किंग चार्ल्स के 70वें जन्मदिन पर जारी सिक्कों से इसकी एक झलक जरूर मिलती है। नोट्स और कॉइन्स पर यहाँ के जो मॉनर्क होते हैं, जो राजा या महारानी होती है, उनकी तस्वीर होती है। तो क्वीन का राइट प्रोफाइल हुआ करता था। अब किंग का किस तरह से होगा, और ऐसे अंदेशा है कि लेफ्ट प्रोफाइल का कोई तस्वीर होगी, उसको चुनकर उस नोटों पर और कॉइन्स पर लगाया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल तक का या 18 महीने तक का समय लगा था पहले, जब चेंज हुआ था 1992 में, तो फिर 1952 में, 1952 में। तो इस वक्त भी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार की तरफ से एक बार सहमति मिलने के बाद साउथ वेल्स में मौजूद रॉयल मिंट नई डिजाइन के सिक्के बनाना शुरू कर देगा। इसी तरह साल 1960 से ही महारानी बैंक ऑफ इंग्लैंड के हर नोट पर नजर आती है। फिलहाल इंग्लैंड में करीब 450 करोड़ नोट इस्तेमाल में है, जिनकी कुल कीमत 8000 करोड़ है। सिक्कों की तरह ये भी धीरे धीरे बदले जाएंगे। पहले से चलने वाले सभी नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। किसी तरह से बदलाव की स्थिति में बैंक ऑफ इंग्लैंड नोटिस जारी करेगा। इसी क्रम में अगला बड़ा बदलाव होगा स्टैंप और पोस्ट बॉक्स। साल 1967 से रॉयल मेल के सभी स्टैंप्स पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर है। अब रॉयल मेल ने स्टैंप बनाने बंद कर दिए हैं, लेकिन पुराने वालों का इस्तेमाल जारी रहेगा और नए स्टैंप प्रिंट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्टैम्प्स का बदलने में क्वीन के स्टैम्प्स को खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन किंग के स्टैम्प्स को जारी किया जाएगा। जैसे क्वीन के जो पिता थे, उनके भी स्टैम्प्स अभी भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो नए स्टैम्प्स हैं उन्हें जारी किया जाएगा। स्टैंप के अलावा कई पोस्ट बॉक्स पर महारानी से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन के 1,15,000 पोस्ट बॉक्स में से 60% पर महारानी का EIIR मार्क है। इसमें E का मतलब एलिजाबेथ है और R का मतलब रेजिना या महारानी। अब स्कॉटलैंड के बाहर सारे पोस्ट बॉक्स में राजा के निशान लगाए जाएंगे। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश क्राउन की तस्वीर होती है। इसी तरह ब्रिटेन की रॉयल सील में भी बदलाव किया जाएगा। ब्रिटेन में टमाटो केचप से लेकर परफ्यूम की बोतलों तक कई रोजमर्रा की चीजों पर एक सील लगी होती है, जिस पर लिखा होता है हर मैजेस्टी की नियुक्ति से। दरअसल इन चीजों को रॉयल वारंट मिला होता है।
जिसका मतलब है कि कंपनी जो इन्हें बनाती है वो शाही घरों में भी इनकी सप्लाई करती है। पिछले 1 शताब्दी से मोनार्क या फिर उनके पति या पत्नी रॉयल वारंट जारी करते रहे हैं। इन्हें ग्रांटर कहते हैं। अभी ऐसे करीब 900 रॉयल वारंट हैं जो 800 कंपनियों के पास हैं। जब ग्रांटर की मृत्यु होती है तो उनके रॉयल वारंट खत्म हो जाते हैं। तब कंपनी को 2 साल के भीतर उन निशानों का इस्तेमाल बंद करना होता है। इसी तरह अब तक हर मैजेस्टी के नाम पर जारी किए जाते रहे ब्रिटेन के पासपोर्ट अब राजा के नाम पर जारी होंगे, यानी ब्रिटिश पासपोर्ट के पहले पन्ने पर हिज मैजेस्टी लिखा जाएगा। वहीं इंग्लैंड और वेल्स की पुलिस के हेलमेट पर लगी महारानी की तस्वीर को बदलकर अब नया राजा की तस्वीर लगाई जाएगी। ब्रिटेन में मोनार्क के नियुक्त किए गए वकीलों को अब तक क्वींस काउंसिल बताया जाता था। उन्हें अब तुरंत प्रभाव से किंग्स काउंसिल कहा जाएगा। बहुत ही दिलचस्प चेंज होता है। यहाँ के जो बैरिस्टर्स होते हैं यानी लॉयर्स होते हैं उन्हें क्वींस काउंसिल कहा जाता था। तो कोई भी आप नाम लगा लीजिए उसके आगे लगता था क्यूसी, लेकिन अब ये हजारों की तादाद में जो क्वींस काउंसिल रहे हैं उन्हें बोला जाएगा किंग्स काउंसिल, जो कि एक अच्छा खासा बदलाव है। तो क्यूसी की जगह उनके लिए लिखा जाएगा केसी। इस तरह के छोटे बड़े बदलाव यूके के शासन में होंगे किंग चार्ल्स III के आने के बाद, क्योंकि क्वीन का शासनकाल सबसे लंबा रहा और इस क्वीन के बाद अब बदलाव हुआ है राजा की तरफ, यानी महारानी के बाद राजा की तरफ। इसीलिए इन सब बदलावों की जरूरत पड़ी है। लवीना टंडन, लंदन। तो ये वो बदलाव हैं जो ब्रिटेन के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। लेकिन अब आपको उन बदलावों के बारे में बताते हैं जिनसे ब्रिटेन का शाही परिवार गुजरेगा। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ वो सबसे लंबे वक्त तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी थी। आपको उनके उत्तराधिकारियों के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं साथ में अब ब्रिटिश क्राउन के अगली पीढ़ियों के दावेदार आखिर कौन कौन हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके और प्रिंस फिलिप यानी ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के बेटे चार्ल्स राजगद्दी पर बैठ चुके हैं। उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। वो 1685 के बाद राजगद्दी पर बैठने वाले पहले चार्ल्स हैं। किंग चार्ल्स की पहली पत्नी प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना थी। उसके बाद उन्होंने कैमिला पार्क से शादी की जो अब क्वीन कंसोर्ट बन गई हैं। बात अगर अगली पीढ़ी के उत्तराधिकारियों की करें तो अब किंग चार्ल्स और डायना के बड़े बेटे उत्तराधिकारी के क्रम में पहले नंबर पर हैं। विलियम के पास अब अपने पिता की डच ऑफ कॉर्नवॉल की जिम्मेदारियां हैं और अब वो प्रिंस ऑफ वेल्स हो गए हैं। कैथरीन अब प्रिंसेस ऑफ वेल्स हैं। राजगद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी मुख्य भूमिका किंग और उनकी शाही प्रतिबद्धताओं के बीच में सहयोग करना है। उनके भाई ड्यूक ऑफ ससेक्स यानी प्रिंस हैरी उत्तराधिकार के क्रम में वैसे तो 5वें नंबर पर आते हैं, लेकिन अमेरिकन एक्ट्रेस मेगन मर्कल से शादी के कुछ वक्त के बाद उन्होंने शाही परिवार से दूरी बनाई। इसके बाद बकिंघम पैलेस ने पुष्टि की कि ये दंपत्ति शाही ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे, साथ ही वो अपने मानद सैन्य नियुक्तियों और शाही संरक्षण को भी छोड़ देंगे। उत्तराधिकार के क्रम में प्रिंस विलियम के बेटे प्रिंस जॉर्ज अपने पिता के बाद दूसरे नंबर पर हैं। उत्तराधिकार के क्रम में अपने पिता और बड़े भाई के बाद तीसरे नंबर पर हैं प्रिंसेस शार्लेट। वो अपने हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस शार्लेट ऑफ वेल्स के नाम से जानी जाती हैं। उत्तराधिकार के क्रम में उनके बाद नंबर आता है विलियम और केट के सबसे छोटे बेटे प्रिंस लुइस का। तो वहीं प्रिंस हैरी के दोनों बच्चे आर्ची हैरिसन माउंटबेटन विंडसर और लिलीबेट डायना माउंटबेटन विंडसर उत्तराधिकार के क्रम में 6ठे और 7वें नंबर पर आते हैं। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, राज परिवार के स्कैंडल्स भी देखे, लेकिन वो कभी परेशान या विचलित दिखाई नहीं दी। बल्कि ये कहा जाता है कि उन्होंने राजशाही को मॉडर्नाइज किया, उसे एक नया चेहरा दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े राज कभी बाहर नहीं आने दिए। राजशाही के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में उन्होंने ब्रिटेन में लोकतंत्र के शासन को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन के अलावा दुनिया के 14 कॉमनवेल्थ देशों की भी महारानी थी। जाते जाते वो अपने पीछे वैभव, सत्ता और निजी जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां छोड़ गई हैं।
इनमें से कुछ तारीखों में दर्ज है तो कुछ का कोई गवाह नहीं। लेकिन इस बात पर सभी एकमत होते हैं कि दुनिया में पैर पसारती लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बीच उन्होंने राजशाही के मजबूत और संभवतः अंतिम प्रतीक के रूप में अपनी पहचान को आखिर तक बरकरार रखा। सत्ता पर 26 साल की उम्र में सत्तासीन होने के बाद से ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अधिकारों को लेकर कई तरह की बातें चलती रही, लेकिन वे पूरी मजबूती से लंबे समय तक ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष बनी रही। ब्रिटेन के संसदीय राजतंत्र में उन्होंने राजशाही और संसद दोनों मजबूत संस्थानों को एक दूसरे का पूरक बनाए रखने में भूमिका निभाई। ब्रिटेन के राष्ट्र प्रमुख के रूप में भले ही उनकी राजगद्दी की शक्तियां प्रतीकात्मक और औपचारिक रही, लेकिन उन्होंने राजनीतिक रूप से तटस्थ रहते हुए भी इंग्लैंड के शासन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्राध्यक्ष महारानी के पास सरकार की ओर से रोजाना एक लाल चमड़े का बॉक्स भेजा जाता था। इस बॉक्स में सरकारी कामकाज और फैसलों की जानकारी से जुड़े जरूरी दस्तावेज रखे जाते थे। हर बुधवार को प्रधानमंत्री महारानी से मुलाकात करते थे। यह मीटिंग बेहद ही गोपनीय होती थी। इस मीटिंग में पीएम की ओर से महारानी को सरकारी मामलों की जानकारी दी जाती थी। साथ ही यूके की महारानी के पास सरकारों की नियुक्ति और उन्हें भंग करने जैसे कई औपचारिक अधिकार रहे। संसदीय साल की शुरुआत भी महारानी के अभिभाषण के साथ ही होती थी। संसद में पारित किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए महारानी की मंजूरी जरूरी है। तो वही विदेशी मेहमान और राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी भी महारानी के कामकाज के दायरे में ही रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ में 600 से ज्यादा चैरिटी, मिलिट्री एसोसिएशंस, प्रोफेशनल संस्थानों का नेतृत्व भी महारानी के पास ही रहा। दुनिया भर में लोकतंत्र की बढ़ती हनक के बीच जहां राजतंत्र की जड़ें लगभग उखड़ चुकी हैं, वहीं उनके रहते यूनाइटेड किंगडम उन चुनिंदा देशों में रहा जहां तमाम विरोधाभासों और दबी आवाजों के बीच भी राजशाही को बरकरार रखा गया। महारानी के निधन के बाद अब किंग बने उनके बेटे चार्ल्स तृतीय को ये सारे अधिकार मिल गए जो क्वीन एलिजाबेथ के पास थे। महारानी के निधन के बाद अब किंग बने उनके बेटे चार्ल्स तृतीय को वे सारे अधिकार मिल गए हैं जो क्वीन एलिजाबेथ के पास थे। लेकिन अपनी मां की विराट शख्सियत के सामने लकीर खींचना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक थी महारानी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।